हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग HMPV के बारे में, जो कि बहुत अभी पॉपुलर है, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो चाहे आपका फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, जहाँ भी आप सोशल मीडिया हैंडल को खोलते हैं आप वहाँ पे आपको HMPV के बारे में देखने को मिलता है। स्पेशली अगर हम बात करें कि मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से भी बताया जा रहा है इसको। इसके पहले आपको पता था 2019 में कोविड आया था, तो कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था दिक्कतों का, बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मेडिकल साइंस ने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की इस पे, तो फाइनली उसकी वैक्सीन भी बन पाई थी। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग HMPV के बारे में। अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल मेडिकल रिसर्च आपको अपडेट मिलती रहे वहाँ पे। तो अगर हम HMPV की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटानिमो वायरस। और अगर इसकी हम बात करें ये कब आया था, इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो 2001 में हो गई थी। डॉक्टर हुगेन 2001 में पीएचडी इनरोल हुई थी इरेस्मस मेडिकल सेंटर, जो कि नीदरलैंड में है। जब उन्होंने अपना पीएचडी का टाइटल डिसाइड किया था, तो जो उनका पीएचडी का टाइटल था यही था, डिस्कवरी ऑफ HMPV। 2001 में इसके बारे में पता लग गया था, डॉक्टर हुगेन ने बताया था इसके बारे में। तो कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। HMPV 2001 में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से पता लग गया था, क्योंकि उन्होंने जो पीएचडी का पूरा टेन्योर था वो HMPV में ही निकाला था। अब बात करें भाई, ये कैसे इतना ज़्यादा लोगों में ट्रेंडिंग में आ गया। एक्चुअली चाइना गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत सारे केसेस हॉस्पिटल में देखे जा रहे हैं, स्पेशली जो लोग 5 साल से कम हैं, जो चिल्ड्रन के कैटेगरी में, या फिर जो एबव 65 है, फिर 60 हैं। मीन्स जिन लोगों की इम्यूनिटी लो है उन लोगों में ये सिम्टम देखे जाते हैं। ऑलरेडी जो डॉक्टर हुगेन थी जिन्होंने बताया था कि ये HMPV है, उन्होंने अपने पीएचडी टाइटल में, पीएचडी वर्क में ये भी देखा था कि जो ऑलरेडी रिस्पायरेटरी से सफ़र कर रहे थे, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे, 26 चिल्ड्रन पे उन्होंने नेजल स्वैब से ये रिसर्च की थी, HMPV के बारे में डिस्कवरी की थी। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है HMPV, कोई नया नहीं है हमारे लिए। बात करें इसके लक्षण कैसे देखने को मिलते हैं, जैसे कोविड-19 के लक्षण थे तो लगभग उसी तरह से देखने को मिलते हैं। लाइक रिस्पायरेटरी, आपकी श्वसन तंत्र में संबंधित दिक्कतें आपको मिलेंगी, सर्दी खांसी जुकाम हो जाना, नज़ला हो जाना, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फ्लामेशन हो जाना, या फिर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फ्लामेशन हो जाना, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड का फीवर आना, या फिर सम टाइम लो ग्रेड का बहुत लंबे टाइम तक फीवर बना रहना ना। मीन्स लगभग 5 से 7 दिन जो फीवर का ड्यूरेशन है वो भी हो सकता है, 103 104 तक फीवर जा सकता है। अगर ऑलरेडी आपको रिस्पायरेटरी संबंधी कोई दिक्कतें हैं, लाइक COPD की दिक्कत है, अस्थमा की दिक्कत है, या फिर ब्रोंकाइटिस की दिक्कत है, निमोनिक है आप, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। ऑलरेडी ये जो HMPV है वो रिस्पायरेटरी पे इफेक्ट करता है, रिस्पायरेटरी पे इम्पैक्ट डालता है। तो ऑलरेडी अगर रिस्पायरेटरी से सफ़र कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज़ आपके रिस्पायरेटरी को सप्रेस कर रही है, दूसरा और आगे और सप्रेस करने लगा। तो ऐसे लोग जिनको रिस्पायरेटरी संबंधित दिक्कतें हैं तो उनके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। लेकिन कोविड-19 की तरह उतना घातक नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसके सामने, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। बहुत सारे डेटा, बहुत सारे रिसर्चेस भी इस पे अवेलेबल हैं। एज पर WHO रिपोर्ट उन्होंने बोला है कि एग्जैक्ट कॉज तो हमें नहीं पता है ये कैसा फैलता है या फिर इसका ट्रांसमिशन क्या है, लेकिन बहुत सारी और लाइक मायो क्लिनिक, WebMD और CDC के अनुसार ऐसा देखा जाता है, अगर आप किसिंग करते हैं, हगिंग करते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं किसी से, या फिर कोई सरफेस को टच करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये कुछ हाइपोथेटिकल बताया, लेकिन एज पर WHO उन्होंने अभी बिल्कुल एग्जैक्ट क्लेरिफाई नहीं किया है कि इसका ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। अब बात करेंगे रिस्पेक्टर क्या है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि ऐसे चिल्ड्रन जो लगभग बिलो 5 ईयर्स हैं, या फिर जो ओल्ड एज की कैटेगरी में है, 60 प्लस या फिर 65 प्लस, जो ऑलरेडी जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनके लिए थोड़ा सा घातक हो सकता है। बात करें इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, बहुत सारे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। लाइक कोविड-19 के डिटेक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा RT-PCR का रोल हुआ था, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। उसी तरह हम HMPV की बात करें तो RT-PCR से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एक्सरे की सहायता से हम देख सकते हैं कि रिस्पायरेटरी में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है, फिर ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अदर टेस्ट हैं हमारे बेसिक, लाइक CBC वगैरह करते हैं, म्यूकस टेस्ट करते हैं, तो उससे भी हमें कंफर्म हो जाता है कि रियल में प्रॉब्लम क्या है। प्रिवेंशन कैसे हम बच सकते हैं। सबसे पहली बात है, अगर आप क्राउड वाले एरिया में जा रहे हैं तो
जो मास्क है उसको वियर करके रखें और प्रॉपर हैंड वॉश करें एज पर WHO गाइडलाइंस। और प्रयास करें कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं, जो लोग पॉजिटिव हैं, उनके थोड़ा सा दूरी बना के रखें, उनसे हाइजीन मेंटेन करके रखें, क्राउड वाले एरिया में कम जाएं, तो आप इससे बच सकते हैं। मैंने बताया कि ये कोविड-19 की तरह घातक नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं होने वाली है, ये एग्जिस्टिंग है, पहले से बहुत सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। बात करें इसके मैनेजमेंट की, ट्रीटमेंट की, एक्चुअली अभी इस पर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, अप्रूव्ड कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ड्रग आप चॉइस मेडिसिन नहीं है इस पर, कोई मतलब जो रेगुलेटरी बॉडी अप्रूव्ड मेडिसिन है हमारे पास कोई नहीं है। क्वेश्चन आ रहा होगा भैया जब अप्रूव्ड मेडिसिन नहीं है तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सिंपल सा है, बेस्ड ऑन सिम्टम, जैसे लक्षण आते हैं उस तरीके से ट्रीटमेंट फिजिशियन करता है। आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, दवा का उपयोग हमेशा अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर के निगरानी में ही करना है। लाइक आपको रिस्पायरेटरी से संबंधित जब भी कोई दिक्कतें आती हैं तो ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह का यूज़ करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए समटाइम जो फिजिशियंस होते हैं वो एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ वायरल इन्फेक्शंस में वी कांट यूज एंटीबायोटिक्स ओनली यूज इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। समटाइम हमें IV फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऑक्सीजन थेरेपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऑक्सीजन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इन चीज़ों से हम पेशेंट को कवर कर लेते हैं और किसी भी तरह की कोई ज़्यादा फैटल सिचुएशंस नहीं आती है। कुछ नेचुरल उपाय हैं जिससे आप बच सकते हैं। लाइक मैंने आपको बताया था वीडियो के पहले कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, इम्यून वीक है, उनको थोड़ा सा जल्दी चपेट में ले आता है ये। तो उसके लिए आपको सिंपल सी कुछ नेचुरल मेडिसिन, औषधियाँ हैं, वो यूज़ करना है। दवाओं को हमेशा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की निगरानी में यूज़ करें। लाइक आप अश्वगंधा का यूज कर सकते हैं, जिंजर का यूज़ कर सकते हैं, तुलसी का यूज कर सकते हैं, सैफरन या फिर शिलाजीत का यूज कर सकते हैं, आप गिलोय वगैरह का यूज कर सकते हैं, काली मिर्च है, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं ना। तो ये कुछ ऐसी नेचुरल औषधियाँ हैं जो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स होती हैं। इसकी सहायता से आप कोल्ड, जो आपका सीजनल फ्लू होता है, कोल्ड होता है, तो ये आपको नहीं आएंगी। लेकिन दवाओं को अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की निगरानी में ही यूज़ करें, सेल्फ मेडिकेशन किसी भी कीमत पे नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए आप वीडियो को देख रहे हैं, वो क्वेश्चन ये है, क्या अब लॉकडाउन लगने वाला है ड्यू टू HMPV? तो इसका आंसर है नो। मैंने आपको बताया 2001 में इसकी डिस्कवरी हो गई थी, डॉक्टर रोगन ने पता लगा लिया था इसके बारे में, पूरा जीनोमिक्स मिल गया। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई जब 2001 में पता लग गया तो हमारे पास अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं बनी? इतना ज़्यादा म्यूटेशन है इसके जीन्स में कि जिसकी वजह से जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास वैक्सीन के अलावा बहुत सारी सपोर्टिव मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। विद इन वीक में पेशेंट रिकवर हो जाता है। डेथ रेट बहुत कम है, ना के बराबर, इसलिए मैंने बोला कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा डेथ रेट नहीं है, बहुत ज़्यादा वाइटल ऑर्गन फेलियर नहीं है, तो उस केस में हमारा लॉकडाउन का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। कोविड की तरह भी बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, तो लॉकडाउन का कोई सवाल नहीं होता है। तो एज सिंपल किसी भी तरह की कोई सिचुएशन नहीं। लेकिन आप जब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार परामर्श करें, अपनी स्क्रीनिंग कराएं, डायग्नोसिस कराएं। दवा से संबंधित कोई जानकारी है तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, जिससे आप बीमारियों से बच सकते हैं, आपका पैसा भी कम लगेगा और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।